नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की, जो कि हमारा है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र और बाल विकास की अवस्थाएं। दोस्तों अगर आपको वो क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों अधिगम हमारे डीएलएड सेमेस्टर का और यूपीटेट सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब किसी कार्य को सीखना। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों सीखने की भूमिका। सीखना क्या होता है? सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों कोई भी इंसान है, ठीक है, किसी चीज़ को सीखता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बचपन में ही सीखता है, सहसावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था में। वो जीवन पर्यंत वो सीखता ही रहता है। ठीक है, तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। हम अपने हाथों में आम लिए चले जा रहे हैं, कहीं भूखे बंदर की नज़र उस पर पड़ती है। ठीक है, मान लो हम अपने हाथ में आम लिए जा रहे हैं, किसी भूखे बंदर की नज़र पड़ती है, वह आम को हमारे हाथ से छीनकर खा जाता है। या भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया है। ठीक है, अगर मान लो हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हाथ में आम लेके जा रहे हैं, कोई बंदर हमको देखा तो वो मांगता नहीं है, वो छीन लेता है। ठीक है, तो उससे क्या हमें जाहिर होता है? या भूखे होने की प्रतिक्रिया है आम के प्रति, ठीक है, बंदर की। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, सीखी नहीं हुई। तो दोस्तों यह प्रक्रिया सीखा नहीं जाता कि बंदर सीखता है कि कहीं से कोई आम लेके जा रहा है तो हम उसको सीखें। यह प्रक्रिया अपने आप स्वाभाविक होती है, सीखी हुई नहीं। इसके विपरीत बालक हमारे हाथ में आम देखता है तो वह छीनता नहीं है, बल्कि उसे हाथ फैलाकर मांगता है। आम के प्रति बालक यह प्रक्रिया तो दोस्तों यह प्रक्रिया क्या है? स्वाभाविक नहीं है, सीखी हुई है। अगर मान लीजिए कोई आम लेके जा रहा है, ठीक है, कोई बालक अगर कोई बंदर है तो उसको छीन लेगा, जबकि बालक ऐसा नहीं करता, वह उसे हाथ फैलाकर मांगता है। तो यह प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं है, सीखी हुई है। मतलब उसको सिखाया जाता है कि किसी से आप छीनिए मत, आपको क्या नाम है, आप उससे आग्रह कीजिए, मांग कर खाइए। ठीक है, तो वह सीखी हुई प्रक्रिया है। जबकि बंदर क्या है? वह स्वाभाविक है, सीखता नहीं है। जन्म के कुछ समय बाद ही उसे वातावरण में कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। पहली बार वह आग को देखकर छू लेता है और जब जल जाता है, फलस्वरूप उसे एक नया अनुभव होता है। अतः जब वह आग को फिर देखता है तब वह उसे नहीं छूता, बल्कि अब आग के प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। पहले क्या होता है? बच्चा आग के बारे में नहीं जानता, वो आग जलती रहती है, उसको छू लेता है। जब छूता है उसको जलन होती है, तो वो समझ जाता है कि अगली बार आग को हम छुएंगे तो हमें कष्ट होगा, पीड़ा होगा। तो उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है, तब वह आग को छूता नहीं है। ठीक है, वो ना छूना सीख जाता है। अतः अनुभव ने उसे आग को न छूना सिखा दिया, तब उसको अनुभव प्राप्त होता है, तब वो आग को छूता नहीं है। आगे बात करते दोस्तों, सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सीखना प्रारंभ कर देता है कि जब उसे भूख लगी तो वो रोकर अपना कष्ट प्रकट करता है, यानी कि वो सीख जाता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है सीखना। ठीक है, अधिगम का प्रत्यय। तो दोस्तों अधिगम के प्रत्यय की बात करते हैं। अधिगम से अभिप्राय अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रतिक्रिया है। अधिगम से अभिप्राय क्या है? जो हमारे द्वारा अनुभव है उसमें अगर हम व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, लाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। सीखना किसी क्रिया स्थिति के प्रति सक्रिय प्रक्रिया अनुक्रिया अधिगम से संबंधित परिभाषा है। ठीक है, सीखना क्या है? किसी क्रिया या स्थिति के प्रति सक्रिय क्रिया या अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों अधिगम संबंधित परिभाषाएं बात करते हैं। अनेक वैज्ञानिक ने अधिगम संबंधी अनेक परिभाषाएं दी। तो दोस्तों सबसे पहले स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और अर्थ ने क्या कहा था? नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ठीक है, कोई हमें नया ज्ञान मिल रहा है, कहीं से भी नया ज्ञान मिल रहा है, तो यानी कि हम उससे सीख रहे हैं। गेट्स ने क्या कहा था दोस्तों? गेट्स ने कहा था सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगर हम व्यवहार में अपने परिवर्तन ला रहे हैं, अपने अनुभव में ला रहे हैं या प्रशिक्षण द्वारा ला रहे हैं, तो वही क्या चीज़ होती है? सीखना होती है। क्रो ने क्या कहा था? सीखना आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, सीखना क्या है? आदतों, ठीक है, ज्ञान या अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये क्रो ने कहा था। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उससे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्रॉनबैक ने क्या कहा था? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? क्रॉनबैक ने कहा था।
उड अर्थ ने फिर से क्या कहा था दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगर कहीं विकास हो रहा है तो हम वो चीज़ सीख रहे हैं। और उड अर्थ ने क्या कहा था, नवीन क्रिया वाला ना, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया। तो उड अर्थ ने 2 परिभाषाएं दी थी अधिगम संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। कौन कौन सी दोस्तों विशेषताएं होती हैं अधिगम की। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, सही बात है। हमेशा आप व्यक्ति सीखता रहता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो वो अधिगम कहलाता है। अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम निरंतर चलता रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अधिगम व्यक्ति व सामाजिक होता है। व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है, ठीक है। अधिगम एक नया कार्य है, किसी नए कार्य को करते हैं, वही चीज़ सीखना कहलाती है। अधिगम समायोजन है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो वो कौन सा कारक हमको प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों अभिप्रेरणा या तत्परता। किसी चीज़ में हम अभिप्रेरणा या तत्परता नहीं रहेगी तो हम उसको सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। परिपक्वता, विषय सामग्री का स्वरूप, ठीक है। जैसे विषय सामग्री, कक्षा 1 की विषय सामग्री छोटी सरल होती है, कक्षा 5 की बड़ी होती है। तो उसका स्वरूप जैसा होगा अधिगम उसी प्रकार होगा। अब पता चला कक्षा 5 के जो विषय वस्तु है कक्षा 1 में दी जाए तो अधिगम प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। सीखने का समय व थकान, हर चीज़ का समय होता है दोस्तों सीखने का, ठीक है। कक्षा 1 के बालकों को ये नहीं कि आप कक्षा 8 या 10 की वो चीज़ें पढ़ा सकते हैं, तो उसका हर एक चीज़ का समय होता है। संपूर्ण परिस्थिति, सीखने की विधि, वातावरण। आगे दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए बुद्धि भी प्रभावित करती है। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती, ठीक। किसी की ज़्यादा, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है। स्वास्थ्य एवं उम्र, उम्र का भी दोस्तों बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे आसानी से सीख लेते हैं तथा जो वयस्क हो जाते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं। अभिक्षमता, अभिक्षमता भी अधिगम को प्रभावित करने का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों अधिगम के सिद्धांत क्या है। यह शिक्षण विधियों के नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने के कार्य को अधिक संतोषजनक होता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने अधिगम संबंधित नियम दिए थे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 3 मुख्य नियम दिए थे। सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे तथा 5 गौण नियम दिए थे या फिर सहायक नियम कहते हैं, ठीक है। 3 कौन से दिए थे, मुख्य नियम, और 5 सहायक नियम दिए थे। किसने, थॉर्नडाइक ने, अधिगम संबंधित, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों की बात करते हैं दोस्तों। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम क्या है, तत्परता का नियम। पहला क्या है जो मुख्य नियम, तत्परता के नियम। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहें तो काम तत्काल व आसानी से हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ में अभिप्रेरणा है, हमारी रुचि है, तत्पर है, तो वो कार्य तुरंत हो जाता है, हम बेझिझक उसको कर देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। मान लीजिए घोड़े को प्यास नहीं लगी, हम क्या नाम है उसको कुएं के पास ले जा रहे हैं और वो पानी नहीं पी रहा है, तो ये एक तरह से तत्पर नहीं है घोड़ा कि वो पानी पिएगा, तो वो कार्य नहीं होगा। दूसरा दोस्तों क्या है, मुख्य नियम में अभ्यास का नियम। इसे उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ज्ञान को स्थायी करने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। किसी चीज़ का हम अभ्यास कर रहे हैं, जैसे मैथ है, हम हमेशा लगा रहे हैं तो वो ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है, ठीक है। बाइक हम चला रहे हैं, बाई चांस 5 साल तक चलाया, उसके बाद हमने 15 साल चलाई नहीं, फिर हम 16वें साल में चला रहे हैं तो वो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होज सुजान, ठीक है। अभ्यास हमको करते रहना चाहिए। धीरे धीरे रस्सी के आने जाने से भी पत्थर कट जाता है, तो हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों मुख्य नियम में अगला नियम, इसका क्या नियम, अभ्यास के नियम में पहला नियम क्या है दोस्तों, ये पार्ट है अभ्यास के नियम का, उपयोग का नियम। देखिए हमने बताया नहीं था, उपयोग और अनुपयोग का नियम। यदि कोई कार्य पहले से किया गया, अब उसको पुनः किया जा रहा है, तो हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है और ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसे उपयोग का नियम कहते हैं। दोस्तों अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता चल गया कि हाँ हमने भी पहले ये कार्य किया था, इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा, तो ठीक है, हमारे पुनः मस्तिष्क में आ जाता है, तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसे उपयोग का नियम कहते हैं, ठीक है। अगले दोस्तों बात करते हैं अनुपयोग का नियम। तो दोस्तों अनुपयोग का नियम कहता है, यदि किसी किए गए कार्य को पुनः नहीं करते तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। ये अनुपयोग का नियम है, ठीक है। बाई चांस हमने मैथ का एक क्वेश्चन लगा लिया, उसको हम क्या नाम है 30 दिन 25 दिन तक लगाए नहीं, तो वो भूल जाता है। इसे क्या कहते हैं, अनुपयोग का नियम कहते हैं।
तो दोस्तों अगला मुख्य नियम क्या है? प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है? यदि किसी कार्य को करने पे हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने में हमें असंतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे। इसे दंड या पुरस्कार या सुख और दुख का नियम भी कहते हैं। दोस्तों अगर किसी कार्य को हमें कर रहे हैं, ठीक है, हमें संतोष मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो हम उसको बार बार करते रहेंगे, हमारी जिज्ञासा उसमें लगी रहेगी कि हाँ ये काम करना चाहिए। अगर हमें असंतोष प्राप्त हो रहा है, ठीक है, हमें कि हाँ ये कार्य हमसे नहीं हो रहा है या फिर कि हमको मज़ा नहीं आ रहा, तो हम वो कार्य नहीं करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? दंड या पुरस्कार या सुख या दुख का नियम भी कहते हैं। किसको? प्रभाव के नियम को। और दोस्तों बात करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम। अभी हम लोगों ने मुख्य नियम पढ़ा था, 3 मुख्य नियम थे, और गौड़ नियम की बात करते हैं। कितने गौड़ नियम है दोस्तों? 5 गौड़ नियम है। तो सबसे पहले क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। यदि कोई कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उनमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम किया जाता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या कहते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, उसके चार तरह के रास्ते कि हाँ इधर से जाना है, इधर से जाना है या फिर इधर से जाना है। ठीक है, चार तरह के आपके रास्ते हैं। आप एकदम शॉर्टकट रास्ता यूज करते हैं कि हाँ उसी से हम जाएंगे, सबसे आसानी से पहुंच जाते हैं, तो हमेशा आप उसी रास्ते से जाएंगे। यही है बहु प्रतिक्रिया का नियम। अगले दोस्तों कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है? किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसे ही सफलता मिलेगी। मान लो किसी कार्य को हम मन लगा के कर रहे हैं तो वो जल्दी सफलता मिल जाएगी। किसी कार्य को हम मन लगा के नहीं कर रहे हैं तो सफलता देरी से मिलेगी। इसे क्या कहते हैं? मनोवृत्ति का नियम। अगला दोस्तों क्या है? तीसरा पॉइंट, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहते हैं? यदि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता प्राप्ति सुगम व सरल हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई कार्य बड़ा है, ठीक है, हम एक पूरा लकड़ी का, आपने एक कहानी सुनी होगी, लकड़ी का बंडल अगर हम हाथ से तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगा, अगर एक एक लकड़ी तोड़ेंगे तो जल्दी से टूट जाएगा। यही कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। इसे क्या दोस्तों बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? अंश से पूर्ण की ओर। मतलब धीरे धीरे हम तोड़ेंगे तो सारी लकड़ियाँ टूट जाएंगी। ठीक है, और एक साथ टूटेंगे लकड़ी का बंडल तो वो नहीं टूटेगा। चौथा दोस्तों क्या है गौड़ नियम में? आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम दोस्तों क्या कहता है? यदि कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने कार्य का ज्ञान मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। मान लो हम किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, और हम वो कार्य करने के लिए हमें किसी पुराने कार्य का सहायता लेना पड़ता है, पुराने कार्य के ज्ञान को मिलाना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। ठीक है, नए कार्य में पुराने कार्य को मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों? संबंधित परिवर्तन का नियम या साचर परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों यह क्या कहता है? तो दोस्तों यह कहता है किसी कार्य को करने की क्रियाविधि तो पूर्ववत रहती है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन रहता है। ये क्या कहलाता है? देखिए, करने की क्रियाविधि तो पूर्ववत रहती है लेकिन अगर जो परिस्थिति है उसकी वो अगर चेंज कर दी जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संबंधित प्रतिक्रिया का नियम या साचर परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों ये आपने आज पढ़ लिया है थॉर्नडाइक का नियम। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, सभी दोस्तों को भेजिए। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो कम से कम आप ये जानिए कि 47, 48, 49 नंबर आपसे उससे नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।